Today we will cover modern physics. So let's begin. First, these are the topics that we have covered in part 1. First, Bohr postulate. बोर का postulate क्या क्या है? सिंपल बात है, एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, तो बताना है कि ओवरऑल उसमें हुआ क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये ध्यान देना होगा कि आपका जो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे गोल 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 घूम रहा है, एज्यूम किया हमने। दूसरा बात, जो बोर का क्वांटाइजेशन मतलब जो भी वो चार्ज होगा वो कौन कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, वो h/2π का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा उसी के ऑर्बिट में घूमेगा। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2π के बराबर होगा। तीसरा, जब एनर्जी जो होता है हाई सेल से लो सेल में जाता है तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि आपका रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ है। और साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, hc/λ होता है, तो hc/λ होता है, तो En2 - En1। नेक्स्ट वन, बोर्स मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सबसे पहली बात, रेडियस क्या होता है? इतना बड़ा तामझाम याद करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे याद रखना कि रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और हाँ, इसकी वैल्यू याद करना है, वो होता है 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। दूसरी बात होती है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिटल का वेलोसिटी कैसे पता करोगे? तो इसका सीधी से फॉर्मूला याद कर लो, 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज, अगर ओमेगा पूछ दे तो तुम्हें बस ये इसका रिलेशन याद रख लो। ओमेगा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n³। ओमेगा जो होता है Z²/n³, और जो वही टाइम पीरियड बोल दे तो टाइम पीरियड होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ ये बात हमेशा उल्टा लिखा हुआ है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो समझ लेना। ओमेगा बस तुम याद रख लो, ओमेगा n = n है तो n नीचे आ जाएगा, मतलब ओमेगा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n³। नेक्स्ट वन इज, व्हाट अबाउट एनर्जी जो होता है वो होता है -13.6 × Z²/n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो अब एनर्जी लेवल याद कर लो। सबसे पहला बात, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन टाइप एटम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सबसे पहले तो ये पता होता है कि nth सेल में आपका एनर्जी जो होता है -13.6 × Z²/n² eV। सबसे पहली बात, इसे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तो ऑब्वियसली स्पीड सॉल्विंग के लिए, क्योंकि अब वहाँ पे बैठ के हम लोग डिराइव तो नहीं करने वाले ना, दैट्स वाई। सबसे पहले n=1 पे एनर्जी लेवल जो होगा किसी भी वो कितना होगा, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ध्यान देने वाली बात है। n=2 पे एनर्जी लेवल जो होगा -3.4 Z² होगा। n=3 के लिए आपका एनर्जी लेवल जो होगा वो आपका -1.51 होगा। n=4 के लिए -8.5 होगा। n=5 के लिए आपका -54 0.54 Z², और n=∞ पर आपका एनर्जी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये है आपका एनर्जी लेवल का डायग्राम। एक्साइटेशन ऑफ एन एटम का एक्साइट मतलब निकलना कैसे होगा? तो वही बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो वो n=1 से लेके n=2 सेल में जंप कर जाएगा, जिससे एनर्जी का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। साथ ही साथ ये इस मतलब ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? तो En2 - En1 के बराबर होगा। लेट्स गेट एन एग्जाम्पल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे इन्होंने एनर्जी ले लिया, तो n=1 से लेके n=3 पर चला गया। तो इस केस में बताना है कि आपका एनर्जी कितना उन्होंने उसको चाहिए कि n=1 से n=3 तक जंप कर जाए, वो होगा E3 - E1 हमें ऑब्वियसली हमने एनर्जी लेवल वो याद कर रखा था। n=1 के लिए होता है -13.6 eV, n=3 के लिए होगा -1.51 eV। तो ऑब्वियसली घटा देंगे तो वहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगा कि इतना हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना एनर्जी चाहिए। तो इतना एनर्जी अगर ऑब्जॉर्व हो गया होगा तो वो n=1 से n=3 पर चला जाएगा। बात करते हैं कि ठीक है, लैम्डा ऑफ इमिटेड रेडिएशन के लिए क्या होगा?
तो सीधे बात है कि अगर आपका रेडिएशन चाहिए तो उस केस में जब हाई रेडिएशन के लिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की ओर जाता है तो वो अपना एक एनर्जी रेडिएट करता है। वो रेडिएशन जो होता है लैम्डा के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एनर्जी रेडिएट हो रहा है। तो उस केस में आपका जो लैम्डा होगा वो कितना होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ पे R का वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेशन लगा के हम लोग बोल सकते हैं 10⁷ मीटर इनवर्स होता है, जिसे हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। सबसे पहले लैम्डा क्या होता है, तो 12,430 अपॉन चेंज इन एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा वो एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, या फिर नैनोमीटर में चाहिए तो 1243 अपॉन चेंज इन एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो आपका वो निकलेगा नैनोमीटर में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 12,430 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आपका एनर्जी निकल के आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ओवरऑल मैंने लैम्डा का दो फॉर्मूला जाना। पहला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या लगाते हो, सीधी सी बात है, आप ये देख लो ना कि एंगस्ट्रॉम कैसे आता है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच का रिलेशन है 12,430। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है क्या, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 और एक जीरो यहाँ से मैं काट दूं तो आपका मिलेगा 10⁻⁻9 और यहाँ पे आपको 10⁻⁻9 जो होता है, समझ में गया। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, possible number of photons energy emitted due to the de-excitation of the electron from n बराबर 2 से लेके n बराबर 1 स्टेट तक, यानी ओवरऑल NC2 यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लगा हुआ है। तो इस केस में आपका n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है कि मतलब कितना पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ 8 सेल से नंबर ऑफ एक सेल पे आए, तो इसलिए n इंटू n-1/2। अगर बात करते हैं कि अच्छा ठीक है ये बताओ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में क्या जानते हो, तो ये 3-4 बातें हैं जिसे अच्छे से समझ लेना कि n बराबर इन्फिनिटी से 1 तक आने के लिए आपका जो एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूँ, लैम्डा जो होना चाहिए वो 91 नैनोमीटर से लेके 22 नैनोमीटर तक होना चाहिए। अगर बात किया कि बाल्मर सीरीज के बारे में बताओ तो बाल्मर सीरीज के लिए 365 नैनोमीटर से लेके 656 नैनोमीटर तक होना चाहिए। पास्टियन सीरीज के लिए 820 नैनोमीटर से 18,075 नैनोमीटर, और ब्रैकेट सीरीज और ऐसे ही फ्रंट सीरीज। विजिबल रेंज में कौन कौन होते हैं, सबसे पहले ये भी पता कर लो, ये जो होता है लाइमन जो होता है वो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में होता है, बाल्मर जो होता है वैली विजिबल रीजन में होता है, पास्टियन जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। ऐसे ही आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी आर मूविंग विथ पार्ट 2 जो कि होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्क फंक्शन होता है जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, वो मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट और इजेक्ट दोनों में अंतर होता है। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसके बारे में टाइप्स के बारे में पढ़ लो, जैसे कि अभी देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, थर्मल एमिशन होता है, फील्ड एमिशन होता है, सेकेंडरी एमिशन होता है। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ना है। इसका सोर्स क्या होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है, थर्मिक एमिशन हीट के बारे में होता है, और फील्ड एमिशन जो होता है, इमिशन जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ सेकेंडरी एमिशन जो होता है कॉलिजन ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे होता है। सिंपल बात है कि एक एनर्जी यहाँ से इंसिडेंट होगी, यहाँ से आप मेटल के सरफेस पे एनर्जी गिराओगे और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन अगर उस लेवल पे हुआ तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेटल प्लेट होगा। तो चलिए एक बात करके पता करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हम लोग फाई इज इक्वल टू एच म्यू जानते हैं, तो एच सी अपॉन एच लैम्डा, और एच लैम्डा कौन सा, थ्रेशोल्ड वाला लैम्डा। तो ये जो म्यू थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बात करते हैं कि अगर म्यू जो होता है वो ज़्यादा हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए आपका फाई से, वर्क फंक्शन से, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम्स आउट
विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, और जो होगा 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी हमने बात कर लिया था। फिर अगर बात करते हैं म्यू ज़्यादा हुआ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऑब्वियसली म्यू ज़्यादा होगा, तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा आउट बाहर निकलेगा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, और वो कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होता है एच म्यू माइनस एच थ्रेशोल्ड, मतलब फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो यहाँ से ये नोट करने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कब बाहर निकलता है, जब आपकी वेलोसिटी जो होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा निकले, और इफ़ इट कोलाइड्स विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पहले ये बताओ कि होता क्या है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे आपका करंट बढ़ता जाएगा। ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो आपका करंट बढ़ेगा। अब ओवरऑल तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। वेट, या लेट्स बिगिन। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों होता है, मैंने तो ऐसे याद किया था कि पाई मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपका ये भी बढ़ेगा, क्या, करंट बढ़ेगा। तो चलो यही बात था। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाएगा कि यहाँ पे आपका इंटेंसिटी बढ़ाते हो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे करंट का रीडिंग लेना होगा। यहाँ पे बात करने वाली बात ये है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डज नॉट, इंटेंसिटी को बढ़ाने पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला बात जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एच म्यू माइनस पाई फंक्शन पे डिनोट करता है। यहाँ पे के जो होता है डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंसिडेंट एनर्जी कितना है आप बस उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिनोट करता है। नेक्स्ट वन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। होता क्या है भाई, एक ऐसा मतलब हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल में होता क्या है कि मैं जो होता हूँ उसके जो ये फंक्शन है नीचे वाला बैटरी का फंक्शन मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, जिसके चलते आपका जो पोटेंशियल होता है वो बदल जाता है, हाई पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन विथ वी मैक्सिमम वेलोसिटी मूव विथ बी और बैटरी डज नॉट नेगेटिव वर्क। साथ ही साथ एनर्जी जो होता है वो बी जो होता है एनर्जी बी का एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम माइनस ईवी हो जाएगा। फॉर पोटेंशियल जो होता है वहाँ पे वी नॉट हो जाता। का हो चूहा हमरा से कौन दुश्मनी निभाओ, सॉरी। मैक्सिमम एनर्जी जो होता है, मैक्सिमम एनर्जी कैसे निकलता है, ये सीधे निकालते हैं हम लोग। ये वी मैक्सिमम, सॉरी आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्ट, लेट मी गिव यू सम। तो ओवरऑल कहने का बात यही कि पोटेंशियल जो होता है वो काइनेटिक मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट जो होता है काइनेटिक मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन। यानी ओवरऑल कहना जाते हो तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट होता है वो होता है एच म्यू अपॉन ई माइनस एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन ई। ओवरऑल इसका ग्राफ जो देखा जाएगा तो आपका जो पोटेंशियल वर्सेस म्यू का जो ग्राफ होगा वो देखने के लिए मिलेगा एक स्लोप के बाद ही। और वो कैसे कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, वाई एक्सिस के नेगेटिव वाई को कट करते हुए जाता है। और ये जो स्लोप होता है वो एच अपॉन ई के इक्वल टू होता है। कैसे तुमने बता कैसे दिया कि ये होता है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको पता ये होना चाहिए कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये वी नॉट आपका वाई है, एम एक्स, तो यहाँ पे ये आपका स्लोप है, ये आपका एक्स है और ये आपका सी है। तो ये था आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है ना, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। तो यही था, आज अपन लोग इतना ही बात करते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। जय हिंद।